लास्ट डे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था। अकाउंटिंग के डिफिनेशंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस या इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कुछ भी आए तो यही लिखना है, प्रोसेस ही लिखना है, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स। तो एक अकाउंटेंट करता क्या है, एक अकाउंटेंट क्या करता है, क्या स्टेप फॉलो करता है, एक अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो किया जाता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका मनी मेजरमेंट किया जाता है कि उसके मनी में क्या वैल्यू है उसका, फिर इसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, जो भी अकाउंटिंग फॉर्मेट्स है उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसको एक प्रॉपर हेड में क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसको समरी बनाया जाता है। जिस तरह आप लोग इंग्लिश में समरी बनाते हैं ना, उस तरह अकाउंट्स की भी समरी बनाई जाती है। उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है और एंड देन लास्टली टू कम्युनिकेटेड टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज़ का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, एक फाइनेंशियल भी हो सकता है और एक नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल्स क्या है? जैसे बिजनेस स्टार्ट किए कैश से, तो यहाँ कैश आया, ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, तो उधार में सामान लिए, फिर भी पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी कैश इन्वॉल्व है। सैलरी पेड, सैलरी हमने पे किया, यहाँ भी कैश इन्वॉल्व है। विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज, और अपने यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाला, यहाँ भी कैश इन्वॉल्व है। तो कैश जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रेजेंट में इन्वॉल्व है या फ्यूचर में इन्वॉल्व होगा, वो सभी को हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कुछ नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स भी होते हैं, जैसे क्वारल बिटवीन परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर आपस में लड़ गए, तो ये इकोनॉमिक नहीं है, नॉन इकोनॉमिक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, सॉरी, रेजिग्नेशन ऑफ एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर ने रिजिग्नेशन दे दिया, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, हाँ, कंपटीटर ने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये सब हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक है। तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। किसकी रिकॉर्डिंग होती है? सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स की ही रिकॉर्डिंग होती है। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच इज अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा सिर्फ वही रिकॉर्डिंग होती है। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन्स इन बिजनेस विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू, बट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस ट्रांजैक्शन को मनी टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, एंड देयर फॉर सच ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। और ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जो मैंने यहाँ नीचे बताया। रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक्स कॉल्ड जर्नल। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस बुक में करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सेकेंड स्टेप है जो है क्लासीफाई करना। रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद हम सारे अपने जितने भी रिकॉर्ड किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन का हमने रिकॉर्ड किया, उसको क्लासीफाई करते हैं। अब ये क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में लाखों के ट्रांजैक्शन होते हैं। अब छोटे से एक विशाल मेगा मार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसका एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1000 कस्टमर उसके यहाँ आ रहे हैं, तो 1000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो 365 डेज में कितने ट्रांजैक्शन होंगे? 365 डेज में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। 3,65,000 ट्रांजैक्शन। अब सारे ट्रांजैक्शन को अगर हम एक साथ लिखते हैं, एक जगह पे लिखते हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस ट्रांजैक्शन को अगर कभी देखना चाहें तो हम देख नहीं पाएंगे,
हम उससे कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर द ट्रांजेक्शन आर टू बी क्लासिफाइड। ट्रांजेक्शन को जर्नल में डालने के बाद उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा with a view to bringing together items of a similar nature at one place। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक जैसे जो डेटा है, एक 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 ही टाइप के जो डेटा हैं, जो ट्रांजैक्शन है, उसको एक साथ रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है, ताकि फ्यूचर में कभी अगर हमें एक साथ उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको वहाँ से पूरी कर सकें। द क्लासिफिकेशन वर्क इज डन इन द बुक्स कॉल्ड लेजर। क्लासिफिकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेजर में करते हैं। जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन लेजर में करते हैं। मतलब जर्नल के बाद सेकेंड स्टेप हमारा लेजर होता है। वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जहाँ बहुत तरह के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब हम उसको समराइज करते हैं। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अब हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर हमने क्लासीफाई कर लिया, उसके बाद हम समराइज करेंगे। समराइजिंग में क्या करते हैं, हम जो डेटा है वो उसको इस फॉर्म में बनाते हैं, उसको इस प्रिसाइज फॉर्म में बनाते हैं क्लासीफाई करने के बाद, ताकि उसको कोई भी समझ सके। इंटरनल यूजर भी समझ ले और एक्सटर्नल यूजर भी समझ ले। अब इंटरनल यूजर कौन होता है और एक्सटर्नल यूजर कौन होता है आगे डिस्कस करेंगे। ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम समराइजिंग लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समराइजिंग करने के लिए हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग जर्नल करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए लेजर बनाते हैं, और समराइजिंग करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरह हम लोग समराइजिंग करते हैं ताकि उसको कोई भी समझ सके। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बन गया, उसके बाद डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है। कभी कभी कोई डिसीजन लेने के लिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हर किसी को तो अकाउंट आता नहीं है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज हर कोई समझ तो पाएगा नहीं। तो हम उस ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो भी हमने बनाया है उसको हम एक मीनिंगफुल, जैसे एक पाई चार्ट बना दिए, हमने कोई डायग्राम बना दिया, ठीक है, या हिस्टोग्राम बना दिया, कुछ ऐसा बना करके हम उसको प्रेजेंट करते हैं। दिस हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। इससे फ्यूचर में प्लानिंग करने में हेल्प मिलता है। किसको, मैनेजर को या यूजर्स को। अब कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग किया, फिर क्लासीफाइंग किया, फिर हमने उसको समराइज किया, फिर उसको हमने इंटरप्रिटेट किया या उसको एनालाइजिंग किया, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट किया। अब लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किससे करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, एक बिजनेस को किससे कम्युनिकेट करना है, अपने अकाउंटिंग डेटा को यूजर्स से कम्युनिकेट करना है। यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स जो जिसको आपके अकाउंट से मतलब है, जैसे ऑनर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स। फाइनली अकाउंटिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेशन फाइनेंशियल डेटा टू इट्स यूजर। अकाउंट्स बनाने के बाद सारे डेटा को अब उसके यूजर्स को समझाया जाता है, बताया जाता है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा बनाना चाहिए टाइम पे, लेट नहीं बनाना चाहिए। एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर, और किसको प्रेजेंट करना चाहिए, यूजर्स को प्रेजेंट करना चाहिए। क्यों प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि यूजर्स अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। क्योंकि जो भी यूजर होते हैं उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है। जैसे ऑनर को डिसीजन लेना होता है कि हमारा बिजनेस अगर सही चल रहा है तो हम उसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो बंद कर दें। मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ठीक है क्या, इसको बंद करना है। एम्प्लॉय को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हम टिक सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं तो हम यहाँ से निकल के कहीं और ज्वाइन कर लें। इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि इस बिजनेस में पैसा लगाने से हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो क्रेडिटर ये सोचता है कि इसको अगर उधार देते हैं तो ये हमें जब वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो तभी डिसीजन ले पाएगा जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो कम्युनिकेट करते हैं हम। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स
या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो भी यही लिखना है, फंक्शन बोलेगा तो भी यही लिखना है। क्या है ऑब्जेक्टिव्स, वो देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंट बनाने का, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है? रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी फ्यूचर में उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है, इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। अकाउंटिंग का जो रूल्स है, जो उसके प्रिंसिपल है और उसके जो कंसेप्ट्स है, उसको फॉलो करते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अकाउंट का एसर्टनिंग ऑफ रिजल्ट। रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड। प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेस में और लॉस भी हो सकता है, तो दोनों पता करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए क्या बनाते हैं? रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये बताता है कि कितना गुड्स परचेज कर दिया गया है, ये बताता है कितना गुड्स सोल्ड हो गया है, ये बता देता है कि कितना गुड्स अनसोल्ड है, ये बताता है कितना स्पेंट हो गया है डिफरेंट एक्सपेंडिचर पे, ये बताता है कितना हमने अर्न कर लिया है। जैसे यहाँ एक फॉर्मेट दिया है हमने, यहाँ से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ से ये ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट है जो हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें रिजल्ट का पता चलता है कि नेट प्रॉफिट बिजनेस का कितना हुआ। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में हेल्पफुल होता है। अगर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो पता चलता है कि बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है। बिजनेस के पास लैंड कितना है, प्लांट कितना है, फर्नीचर कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर कितना है, ये सारी चीज़ों का पता चलता है। ये भी पता चलता है बिजनेस को कितना उधारी लोन कितना लिया हुआ है, क्रेडिटर से कितना लिया हुआ है, इस सब चीज़ों का पता चलता है। बिजनेस के पास कैपिटल कितना है, ठीक है। तो बिजनेस मैन ऑल्सो नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस बाई प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। फॉर दिस पर्पज स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। सो द वेरियस एसेट्स एंड इट्स वैल्यू ऑन द वन हैंड, एक तरफ हम लोग एसेट्स दिखाते हैं एंड द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम लोग लाइबिलिटी और कैपिटल दिखाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट। अगर हमने अकाउंट का सही रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो ये हमारे लिए एक एविडेंस का काम करेगा। मान लो हमें सरकार ने बोलता है कि आपने सही टैक्स नहीं दिया, गलत टैक्स दिया है, तो हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर मेंटेन सिस्टमेटिकली, लेकिन अगर सिस्टमेटिक मेंटेन हुआ है तब। फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। अगर आपने रूल्स फॉलो किया, प्रिंसिपल फॉलो किया और कंसेप्ट फॉलो किया तब। Beside the laws such as Company Act, Income Tax Act, GST Act require timely submission of return। और इस सारे एक्ट को भी हमें फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए हमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम सही तरह से अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें जीएसटी कितना देना है, हमें इनकम टैक्स कितना देना है। तो इसीलिए हम सही तरह से अकाउंट मेंटेन करते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग का ये भी काम है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। असिस्टेंट टू मैनेजर, यह मैनेजर को असिस्टेंट भी करता है। मैनेजर को किस तरह हेल्प करता है? मैनेजर को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। क्यों ज़रूरत पड़ती है? डिसीजंस लेने के लिए। मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसको पता करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए उसको अकाउंट्स देखना पड़ता है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखना पड़ता है, ताकि वो एफिशिएंट डिसीजन ले सके। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजर इन इन टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग।
मैनेजर को प्लानिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर तभी कर पाता है जब उसको टाइमली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पता चलता है। तो ये अकाउंट से पूरा होता है। सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव से हमारा जो है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज बार बार बता रहे हैं कि पार्टीज, जिसको हम लोग यूजर्स भी बोलते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये यूजर्स क्या है? यूजर्स स्टेक होल्डर को बोलते हैं, जिसको आपके अकाउंट से मतलब है। तो आपके अकाउंट से मतलब है, उनको दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो आपके जो बिजनेस में काम करते हैं, और दूसरे जो बाहर के लोग हैं। तो बिजनेस में काम करने वाले को इंटरनल यूजर्स बोलते हैं, और बाहर वाले को एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में ऑनर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल यूजर में इन्वेस्टर, जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, जैसे शेयर होल्डर। बैंक भी हो सकता है, जिसने आपको लोन दिया। क्रेडिटर भी हो सकता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकता है, आपको आपसे टैक्स चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकता है। ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन लेबर का यूनियन हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, सेबी हो सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हो सकता है, रिसर्चर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। ये सारे एक्सटर्नल यूजर हैं। इन सभी लोगों को आपके अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है इनको डिसीजन लेने के लिए। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, द इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। सबको डिसीजन लेना पड़ता है। ऑनर को डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस को रखना है कि नहीं रखना है। मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रोजेक्ट काम कर रहा है, सही है या गलत है, डिसीजन लेना पड़ता है। एम्प्लॉय को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बिजनेस चलेगा या बिजनेस डूब जाएगा, तो बिजनेस के साथ रहना है कि नहीं रहना है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। बैंक ये सोचता है कि कि इस बिजनेस को हमने जितना पैसा दिया है, या पैसा डुबा तो नहीं देगा, कि मुझे वापस तो करेगा कि नहीं करेगा। क्रेडिटर ये सोचता है कि हमारी उधारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ये सोचता है कि हमें टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन ये सोचते हैं कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ करके बिजनेस प्रॉफिट को छुपा तो नहीं रहा है, ताकि हमें सैलरी कम देना पड़े। स्टॉक एक्सचेंज ये सोचता है कि बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको रखना है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कि नहीं रखना है। तो ये सारे लोगों को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो सारे रिक्वायरमेंट्स अकाउंट के इंफॉर्मेशन से ही पूरा होता है। तो इनको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस कहते हैं। इसी के साथ हम लोग कितने टॉपिक कवर कर लिए? हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को ही फंक्शन भी बोलते हैं, तो हमने फंक्शन भी कवर कर लिया। हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कवर किया। और हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कवर किया इस वीडियो में। तो इसी के साथ ही सेकेंड पार्ट वीडियो का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।